हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे पादप में श्वसन। पादप में श्वसन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो ख़त्म किया था उसमें हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल का डिस्कशन किया था। ठीक है जी। तो ग्लाइकोलिसिस का पहले ही हो चुका डिस्कशन, क्रेब्स साइकिल का डिस्कशन हो गया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप पिछले 3 से 4 साल के इसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें से मुश्किल से पिछले 4 साल में एक क्वेश्चन आया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस वाले सेक्शन से परेशान रहते हो। मैंने देखा है साल दर साल, पिछले 6-8 साल 10 साल से मैं देख रहा हूँ बच्चे इस वाले को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। और अब आप मानिए, पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अपना नीट क्रैक करने के लिए। अगर आप नीट पेपर देने जा रहे हो और कुछ आपके 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है, तो आपको स्ट्राइक करते रहते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं और आपको लगता है हम अप टू द मार्क तैयारी नहीं है, डाउट्स आने लगते हैं अपनी कैपेबिलिटी पे। इसलिए नीट के लिए जब मैं पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ भाई पूरी एनसीईआरटी जो आपकी 2 एनसीईआरटी हैं उसमें हर टॉपिक पे आपको कमांड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जब तक आपको कमांड नहीं होगी, जब आप पेपर देने जा रहे होगे तो फील गुड फैक्टर नहीं होगा। फील गुड फैक्टर नहीं होगा तो आप हड़बड़ी में कहीं ना कहीं कुछ गलती कराओगे। जैसा कि मैंने बोला, पिछले 3 से 4 साल के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 4-5 साल के, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे ईटीएस से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर साल इससे क्वेश्चन आए ही जाए, लेकिन ये ऐसा रोल प्ले करता है कि ये आपको हर्ट ज़रूर करता है। तो ईटीएस को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। और जब उसको आपने समझ लिया तो पूरे लगता है जैसे हमें पूरे इस चैप्टर की कमांड आ गई। तो ईटीएस तथा ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन, सांस प्रक्रिया के दौरान, अगले चरण में श्वसन प्रक्रिया के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान NaDH2 तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त वो उपयोग में लाना है। तो अब हमारा चरण है, हम लोगों ने लास्ट टाइम टीसीए साइकिल देखा है और टीसीए साइकिल में आपको हासिल क्या हुआ है। टीसीए साइकिल में आपको हासिल हुआ था 3 जगह, तो टीसीए साइकिल में आपका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, 3 जगह तो NaDH2 बन रहा था और 1 जगह FADH2 बन रहा था। ठीक है, टीसीए साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में 3 जगह तो आपको NaDH+ बना, NaDH2 बना है और 1 जगह FADH2 बना है। 1 जगह केवल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से ATP बना है। ठीक, तो 3 NaDH2, जब ये NaDH2 का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडाइज्ड होता है और NAD+ में कन्वर्ट होता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है। इसके इलेक्ट्रॉन जब डाउन द ग्रेडियंट आते हैं इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं कि उस एनर्जी से हर मॉलिक्यूल से 3 ATP बना सकते हैं, बनते हैं। तो 3 × 3 कर लीजिए, 9 ATP तो इसके ऑक्सीडेशन से, 3 NaDH2 के ऑक्सीडेशन से बनेंगे। 1 FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता है, तो 2 इसके ऑक्सीडेशन से बनेंगे और 1 आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में 12 ATP के बराबर 12 ATP मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे वाया क्रेब्स साइकिल। तो बने तो अभी NaDH2 और FADH2 हैं। अब उनमें संचित ऊर्जा कैसे मुक्त होती है और कैसे उपयोग में लाई जाती है, यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। यह तब संपादित होता है, इसका ऊर्जा का रिलीज़ होना, एनर्जी जो इसमें अभी स्टोर है तब रिलीज़ होगी जब इसका ऑक्सीडेशन होगा NaDH2 का। जब उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। जब उनका किनका, इन रिड्यूसिंग पावर्स का, जब उनका मीन्स NaDH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा, ETS द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा इनका NADH2 और FADH2 जो बने हैं कहाँ बने हैं, आपके TCA साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अधात्री में, तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज losing of electron and reduction is net gain. नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, रिसीव करना, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन लूज करना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है, ये अपने हाइड्रोजन एटम या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन इनसे रिलीज होंगे, ये हो जाएंगे क्या, ऑक्सीडाइज, और इनके हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी तथा पानी का निर्माण होता है और पानी का निर्माण होगा। ठीक है जी। उपापचयी पथ जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरते हैं उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर से बना हुआ मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से, कैरियर वाहक जो उसको धारण करे, से अन्य वाहक की ओर चला जाता है, गुजरता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आपने देखी होगी रिले दौड़, पुरुषों की महिलाओं की रिले दौड़ में वो बैटन लेके दौड़ते हैं और एक एथलीट दौड़ के आया 100 मीटर या 200 मीटर, उसने दूसरे एथलीट को बैटन दे दिया, दूसरा एथलीट दौड़ के गया, उसने तीसरे को दे दिया, तीसरा आगे चौथे को दे दिया। तो रिले, हम लोग की जो रिले रेस है उससे इस तरह से हम लोग देखते हैं बैटन आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को धारण करने वाला एक से इलेक्ट्रॉन लेगा, मानिए ये ABC इलेक्ट्रॉन कैरियर है, सपोज इलेक्ट्रॉन ए ने किसी से लिए, किससे लिए, NADH2 से लिए और दे दिए B को, B ने इलेक्ट्रॉन लिए A से और दे दिए C को। तो इस तरह से एक सिस्टम बन रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन कैरियर का, जो एक सीरीज़ में अरेंज है। यही जो सीरीज़ है जो डिफरेंट प्रोटीन्स की, वो प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव कर रही है, यही प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहला रही हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल के दो अंग हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दो ही झिल्ली से आबद्ध हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया मानिए ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स दिखाती है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन पे ही हमारे ETS से रिलेटेड प्रोटीन, ETS यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो ये है पूरा, ये इसका मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, अधात्री है पूरा ये। ठीक जी। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जगह क्या है, ये है अंतर झिल्ली अवकोश, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है, ये आधात्री, इधर आधात्री है। तो इस पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट करके ये दिखाया। समझ में आई बात, नहीं आई कोई बात नहीं, 2 मिनट फिर से लेता हूँ। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, क्रिस्टी बना लिए।
ठीक है, ये है आपका अवकाश, अंतर्झिल्ली अवकाश। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आधात्री, ये है आधात्री। अब इस पोर्शन को अगर मैं ऐसे ऐसे टिक करूँ और जूम कर दूँ, जैसे आप अपने टच स्क्रीन मोबाइल को जूम कर लेते हो पिक्चर को, तो इसको आप जूम कर लीजिए। वो ये है, ये हिस्सा आपका, ये झिल्ली दिखा रहा है। झिल्ली का बाहरी और अंदरूनी, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, झिल्ली का बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अधात्री की तरफ, ये अधात्री की तरफ, ये अधात्री है। ये झिल्ली पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर हैं जो एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल के वो सब एक तंत्र बना रहे हैं। और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, अंतर्झिल्ली अवकाश। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो झिल्ली के बीच में, अंतर झिल्ली दो झिल्ली के बीच में, अवकाश स्पेस, दो झिल्ली के बीच। छुट्टी अवकाश, छुट्टी नहीं कि भैया छुट्टी हो गई घर जाओ, उसका स्पेस, रिक्त स्थान। ठीक, यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे चलें। उपापचयी पथ, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पे होता है। तो ईटीएस क्या है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन कैरियर से बना एक तंत्र है, सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, प्रोटीन है, जो एक सीरीज में अरेंज है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारी में टीसीए साइकिल के दौरान एनएडीएच से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, समझो। यहाँ तक तो आप समझ गए विदाउट एनी दिक्कत। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में टीसीए साइकिल चक्र के दौरान एनएडीएच, तो माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री में यहाँ पे जब हुआ था टीसीए साइकिल, क्या बना था, NADH2 बना था, NADH बना था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री में टीसीए साइकिल के दौरान बनने वाले NADH के दौरान बनने वाले NADH से इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है, हुआ क्या है, इन्होंने इंग्लिश की NCERT को किसी भले मानस को दिया और उससे कहा कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। तो ट्रांसलेशन में एक दो जगह किसी कहीं NCERT में थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल चक्र के दौरान बनने वाले NADH से इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो क्या होगा, NADH2 ऑक्सीकृत हो जाएगा, NADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन लाइन का मतलब समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में टीसीए साइकिल के दौरान, चक्र के दौरान बनने वाले, इसके बाद दौरान के बाद होना चाहिए बनने वाले, NADH से इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा रिमूव होते हैं, हटाए जाते हैं या स्वीकार किए जाते हैं। एंजाइम NADH द्वारा हटाए जाते हैं या कहिए स्वीकार किए जाते हैं, जिससे NADH ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 1 अगर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज। ये देखिए NADH आया और ये NAD+ में ऑक्सीकृत हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। बेसिकली इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो FMN ने लिए, FMN ने आयरन सल्फर कंपाउंड को दिए, आयरन सल्फर कंपाउंड से यूबिक्विनोन पे आ गए। और इसने प्रोटॉन इधर छोड़ दिए, कहाँ पे, अंतरकोशिकी अंतर्झिल्ली अवकाश में। तो भैया हाइड्रोजन एटम किसका बना है, हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना है। तो NADH2 NAD+, इसने क्या किया, उससे 2 हाइड्रोजन एटम लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो आगे आ गए, FMN और FMN से FeS आयरन सल्फर कंपाउंड, ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN से FeS आयरन सल्फर कंपाउंड, और आयरन सल्फर कंपाउंड से वो इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए गए यूबिक्विनोन को। तो यूबिक्विनोन
यूबिक्विनोल में क्या हो जाएगा, रिड्यूस की ऑक्सीडाइज। क्या लिखा था अभी हमने, इलेक्ट्रॉन धारण करने से क्या होता है, रिड्यूस, नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यूबिक्विनोल रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया यूबिक्विनोल में, और प्रोटॉन उसने इधर छोड़ दिए। सारी बात समझ में। तो पहला आपसे जो यहाँ तक जो बातें समझ में आई, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज द, इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक, और इसने किससे इलेक्ट्रॉन लिए, किसको इलेक्ट्रॉन मतलब इसने मूव करवाए हैं, NADH को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है NAD+ में। जब हम लोग TCA साइकिल पढ़ रहे थे तो TCA साइकिल के आखिरी में आके लीलावती कलावती घर जाने से पहले प्रसाद लेके जो गई, उसमें ये बोला गया कि भाई ये TCA साइकिल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता रहे, साथ के साथ जो NADH2 बने और जो FADH2 बने, इनका लगे हाथ ऑक्सीडेशन होता रहे, और ऑक्सीडाइज ये होंगे तो ये रिड्यूसिंग पावर जो बनी ऑक्सीडाइज होंगे तो NAD+ और FAD+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका पुनः बनना ज़रूरी है ताकि ये लोग ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेते रहें, इसलिए इनका NAD+ का और FAD+ का पुनः बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे NAD+ बन गया, इसने अपने हाइड्रोजन एटम, जिसमें से प्रोटॉन तो इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन आगे चले गए वाया किसके रास्ते से, FMN फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर आयरन सल्फर कंपाउंड, फिर यूबिक्विनोल में रिड्यूस हो गया, और उसने ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से लिए थे बैटन आगे किसको दिया है, थर्ड कॉम्प्लेक्स को दिया है। तो यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स को देता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि कोएंजाइम क्यों, यूबिक्विनोन को हम लोग कोएंजाइम क्यों भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यों अपने इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन किसको आगे पास करता है, तो कॉम्प्लेक्स 3 को, साइटोक्रोम BC1 को, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1 को पास करता है। ठीक है जी। तो ये वैसे ये भी दे रखा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को वाया के माध्यम से साइटोक्रोम BC1। तो अल्टीमेटली इसके इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे, साइटोक्रोम C को जाएंगे। तो कानपुर से चली ट्रेन दिल्ली रुकी लेकिन वाया टुंडला गई है, ये कहने का मतलब है। तो यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन, अगर तो उसने ये साइटोक्रोम C वहाँ दे रखा है तो आपको साइटोक्रोम C टिक करना है। यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को, लेकिन किसके माध्यम से, साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से। यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम C को देता है, किसके माध्यम से, साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से। ठीक है, आइए आगे चले। तो हुआ क्या, एंजाइम NADH2 डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत हुआ। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भारी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पे और आयरन सल्फर कंपाउंड पे, वो इलेक्ट्रॉन दे दिए गए यूबिक्विनोन को, और यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया, यूबिक्विनोल बन गया। इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH द्वारा प्राप्त करता है। अपचयी समतुल्य मतलब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अपचयी समतुल्य क्या है, अपचयी समतुल्य आपका हाइड्रोजन एटम अपचयी समतुल्य कहलाएगा। तो अपचयी समतुल्य रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, जिसके बारे में बात कर रहा है, अपचयी समतुल्य यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गए। तो यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य किसके द्वारा प्राप्त करता है, FADH2 के द्वारा प्राप्त करता है। अब देखिए FADH2 यहाँ कहाँ से बीच में कूद के आ गया, वो ये रहा FADH2। यहाँ पे FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, FAD देखिए लिख रखा, FADH2 है, इसने अपने हाइड्रोजन एटम कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए,
किसको दिए, अपने इससे FeDH2 से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट किसको चले गए, वाया आयरन सल्फर यूबिक्विनोन को चले गए, और ये बन गया क्या, यूबिक्विनोन UqH2, 2 हाइड्रोजन आ गए। उसमें से हाइड्रोजन प्रोटॉन तो उसने इधर छोड़ दिए और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, ये C1 लिखा है, 1 इतना छोटा लिखा है कि पढ़ने में ही नहीं आता, तो साइटोक्रोम BC1, और साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से किसको, साइटोक्रोम C को। आ रहा समझ में बेटा जी, जो हमारा NADH कॉम्प्लेक्स था, NADH डिहाइड्रोजिनेज, उसने तो ऊपर दिए, किसको दिए, FMN को, और FMN से आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल। ये जो यहाँ पे बने हुए हैं यूबिक्विनोल ऊपर और नीचे, ये एक ही तरह से एक ही है, ये समझिए आप, अलग अलग नहीं है। अलग अलग आपको समझाने के लिए बना दिया गया है इसको, ये एक ही मान लीजिए मॉलिक्यूल है या एक ही चीज़ है, कहिए यूबिक्विनोन यूबिक्विनोन, फ़र्क नहीं है। तो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन, इसको यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, एक तो इसको FeDH2 दे रहा है और एक ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स से भी ले रहा है। कहने की बात ये हो गई, यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोल में बदल रहा है, तो किससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन, NADH2 से भी ले रहा है वाया FMN और FES, और यूबिक्विनोन डायरेक्ट भी ले रहा है FeDH2 से। FeDH2, अब देखिए इधर सक्सीनेट का फ्यूमरेट में कन्वर्जन, ये आपके TCA साइकिल का स्टेप है। TCA साइकिल की शुरुआत किससे हुई थी, तो मैंने आपको रटने का तरीका बताया था, CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, आपसे कहा था TCA साइकिल ऐसे रट लीजिए। तो सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, इसको रटने का तरीका, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक, फिर से लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो पुरानी देख लें। CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कब बना, जब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कंडेंसेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, बना सिट्रिक एसिड, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन हुआ आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 निकल गई, एक कार्बन निकल गई, तो क्या बचा, 5 कार्बन, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन CO2 निकला, साथ के साथ इस स्टेप पे एक NADH2 बना था। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं, 2 लगातार डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं, CO2 फिर निकला, और इसको इस बार बदल दिया गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से बना सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इस स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ, GTP बना था, जिसको तुरंत ही कपल्ड रिएक्शन में ATP में बदल दिया गया था। यही सब पूछा जाता है आपसे बार बार, हर बार, लगातार, हर दूसरे साल यही पूछते हैं कि किस स्टेप पे GTP बना या किस स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ। तो सक्सिनिक एसिड का फर्दर कन्वर्जन हुआ फ्यूमेरिक एसिड में, और इस स्टेप पे बना जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, तब बना FeDH2। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन हुआ तब FeDH2 बना है, यही यहाँ पे दिखाया है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट। अब सक्सिनिक एसिड को हम सक्सिनेट भी लिख सकते हैं और फ्यूमेरिक एसिड को हम फ्यूमरेट भी लिख सकते हैं, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को हम ऑक्जेलेट लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड को हम सिट्रेट लिख सकते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट लिख सकते हैं या लिख देते हैं। तो इसने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, मैंने ये मेंशन किया, इसने लिख दिया सक्सिनेट से फ्यूमरेट। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। मेरा नाम सिकंदर है। तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन गया क्या, FeDH2।
वो FADH2 यहाँ पे दिखाया गया, FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो FAD+ में बदल गया, इलेक्ट्रॉन उसने आगे दे दिए, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आगे दे दिए। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूबिक्विनोन ने ले लिए, वो यूबिक्विनोल में बदल गया, यहाँ पे भी बदल रहा था, यहाँ पे भी बदल रहा था। यूबिक्विनोल भले ये भले वो भले एक ही होते हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? इसने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं साइटोक्रोम C को। और किस रास्ते से देगा? वाया BC1 देगा, BC1 के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉन दिए B को, B से आए आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से आए साइटोक्रोम C1 पे, और साइटोक्रोम C ने दे दिए साइटोक्रोम C1 ने दे दिए साइटोक्रोम C को। ये मोबाइल है, मोबाइल का मतलब आगे पीछे घूम सकता, इधर से उधर गति कर सकता। तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेके आ गया कहाँ? कॉम्प्लेक्स 4 पे। ये है आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? FADH2 है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, FADH2 या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 एंड साइटोक्रोम AA3 हमारा कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, क्लियर? तो ये समझिए जो सिट्रिक एसिड चक्र में सक्सीनिक के ऑक्सीकरण के दौरान बनता है, यहाँ पे गड़बड़ है, बात को फिर से समझिए 1 मिनट में। हाँ जी, ठीक है जी। तो साइटोक्रोम C पे आने से पहले एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी कैसेट को। आइए, हुआ क्या है समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया के दात्रिक्स में TCS चक्र के दौरान बनने वाले NADH2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, और इलेक्ट्रॉन किसने रिमूव किया? एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज ने। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है हमारा, एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित कर दिए गए। ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किए गए NADH2 से, बेसिकली रिमूव हुआ हाइड्रोजन एटम, उसमें से प्रोटॉन तो इधर छोड़ दिया गया अंतर झिल्ली अवकाश में, और इलेक्ट्रॉन आगे पकड़ा दिए गए यूबिक्विनोन को। पकड़ाए किसके माध्यम से गए? FMN और FES, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कंपाउंड। यूबिक्विनोन ने वो इलेक्ट्रॉन लिए, यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यूबिक्विनोल में। अब ये यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए हैं किसको देगा? साइटोक्रोम C को देगा, लेकिन किस माध्यम से, किस रास्ते से? साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम B से फिर से आयरन सल्फर कंपाउंड, और फिर आ गए साइटोक्रोम C से, और साइटोक्रोम C से वो इलेक्ट्रॉन दे दिए गए साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को। तो ये साइटोक्रोम BC1 हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा? आपका जवाब होगा साइटोक्रोम C को, लेकिन किसके माध्यम से? कॉम्प्लेक्स 3 के माध्यम से, साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से। अब ये यूबिक्विनोन केवल FMN या FES या NADH के इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन और कौन दे रहा है? यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन और दे रहा है हमारा, या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कौन दे रहा है? वो दे रहा है FADH2। ये रहा FADH2। FADH2 जो बना था TCA साइकिल में, TCA साइकिल में कहाँ? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम A, अगर आपको याद हो, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सीनाइल को एंजाइम है, सक्सीनाइल को एंजाइम A का कन्वर्जन हुआ सक्सीनिक एसिड में। ये है सक्सीनिक एसिड, और सक्सीनिक एसिड का जब कन्वर्जन हुआ फ्यूमेरिक एसिड में, तब यहाँ पे FADH2 बना है। FADH2 यहाँ पे बना है, यही FADH2, ये FADH2 ने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको? आयरन सल्फर को, और आयरन सल्फर से वो आ गए यूबिक्विनोन, यही वाला यूबिक्विनोन, और वो यूबिक्विनोल में क्विनोल में रिड्यूस हो गया।
तो ये यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम सी को देगा, लेकिन वाया BC1 के माध्यम से। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और प्रोटॉन इधर छोड़ दिए गए। ये प्रोटॉन की मूवमेंट दिखाई है। तो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ और प्रोटॉन यहाँ पे आ गए अंतर झिल्ली अवकाश में। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ बनने लगा। केमियोस्मोटिक थ्योरी याद कर लीजिए फोटोसिंथेसिस की, जो पीटर मिशेल ने बनाई थी। जब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट, वहाँ कपलिंग फैक्टर था, यहाँ पे भी ATP सिंथेटेस हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसमें से प्रोटॉन निकल के जाएंगे कहाँ पे, इधर मैट्रिक्स में, और इतनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे कि ATP सिंथेसिस हो जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज है। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 हमारा साइटोक्रोम BC1 है। और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। इसको रट लीजिए ऐसे ही, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 5 हमारा ATP सिंथेटेज। ठीक, आइए फिर समझिए। साइटोक्रोम अब चाहिए तो यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो FADH2 से भी समतुल्य प्राप्त कर रहा है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्राप्त कर रहा है। कौन, यूबिक्विनोल रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अब चाहिए समतुल्य FADH द्वारा भी प्राप्त करता है। NADH से तो प्राप्त कर ही रहा है, यूबिक्विनोल FADH2 से भी प्राप्त कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से, जो सिट्रिक एसिड अम्ल चक्र में FADH2 कब बना, TCA साइकिल के दौरान बना, जब सक्सीनिक एसिड का कन्वर्जन हुआ फ्यूमेरिक एसिड में, सक्सीनिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड होता के दौरान FADH2 बनता। अब चाहिए यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीडाइज हो जाता। अब यहाँ पे भी लाइनें गड़बड़ हैं, आप इंग्लिश के एडिशन देखिए, वो लिखा है कि रिड्यूसिंग हमारा यूबिक्विनोल passes its electron to cytochrome C via cytochrome BC1। तो साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से, साइटोक्रोम BC1 के माध्यम से, या BC1 के जरिए, या BC1 के रास्ते से इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम C को दे दिए। यूबिक्विनोल ने, ये यूबिक्विनोल जो बना, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है, लेकिन किस रास्ते से दे रहा, साइटोक्रोम BC1 के रास्ते से दे रहा, या के माध्यम से दे रहा, या के द्वारा दे रहा। तो साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, वापस यूबिक्विनोल में बदल गया। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है, ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन जो झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है। लोकेटेड कहाँ, लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। भैया ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन की मानो ये थिकनेस, ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस। तो साइटोक्रोम C कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य, गतिशील वाहक, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो 3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है। 3 हमारा क्या है, साइटोक्रोम BC1, 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो कॉम्प्लेक्स के नाम आप याद रख लीजिएगा, पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हमारा है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 4 है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, जो बाहरी झिल्ली पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3, 4 के माध्यम के बीच स्थानांतरण का काम गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र होते हैं। तो साइटोक्रोम 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में साइटोक्रोम A3 तथा 2 कॉपर
सेंटर हैं, एक कॉपर सेंटर और दूसरा कॉपर सेंटर। ये एक कॉपर सेंटर, ये दूसरा कॉपर सेंटर, एक कॉपर सेंटर दूसरा कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम 4 हमारा जो कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, फिर से ध्यान से सुन लो। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें है साइटोक्रोम A, जिसमें है साइटोक्रोम A3, जिसमें है 2 कॉपर सेंटर। दिस इज द 1 कॉपर सेंटर, इट इज़ द अनदर कॉपर सेंटर। तो साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन लिए, किससे लिए? साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 क्या है? कॉम्प्लेक्स 3। और इसने इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे दिए? कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में क्या क्या है? 2 कॉपर सेंटर हैं और साइटोक्रोम A3 है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक गुजरते हैं, तब वह ATP सिंथेट से युग्मित होकर ADP व कार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर गुजरे हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक गुजरते हैं, तब वह ATP सिंथेटेज से युग्मित होकर ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। तो इलेक्ट्रॉन के डाउन द ग्रेडियंट मूव होने से इधर आ गए हैं प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना प्रवणता, वो प्रवणता छिन्न भिन्न होगी जब ये F0 F1 पार्टिकल से प्रोटॉन निकल के, देखिए प्रोटॉन निकल के कहाँ से कहाँ, अंतर कोशिकी अंतर झिल्ली अवकाश से निकल के, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अंतर झिल्ली अवकाश से निकल के स्ट्रोमा इधर हमारे मैट्रिक्स में आता, धात्री में आता, इधर निकल आया प्रोटॉन। तो ATP सिंथेटेज को इतनी एनर्जी वो दे देता है प्रोटॉन का मूवमेंट कि ATP सिंथेटेज ADP और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कितने ATP बनेंगे वो डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन इधर आए। अगर 6 प्रोटॉन आए, ये हमारा जो डोनर है NADH और FADH, NADH के, अब ये बात ध्यान से सुन लो, NADH2 के इलेक्ट्रॉन के डाउन द ग्रेडियंट आने से 6 प्रोटॉन इधर आ जाते हैं। NADH के इलेक्ट्रॉन के डाउन द ग्रेडियंट, ये जो ऊपर से नीचे तक लुढ़कता चला आ रहा है, NADH2 के इलेक्ट्रॉन जब ETS माध्यम से गुजरते हैं और फाइनली इस पे ऑक्सीजन पे आते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से 6 प्रोटॉन इधर आ गए और 2 प्रोटॉन इसमें से निकल के जब इधर आते हैं, किस में से निकल के किधर, इसको फिर से समझ लो भाई। NADH2 के इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट जब होता है इलेक्ट्रॉन का, 6 प्रोटॉन, 6 हाइड्रोजन इधर से हमारे अधात्री से, ग्राउंड सब्सटेंस से इधर आ गए यहाँ पे। अब वापस उनको इधर से हमारे अंतर झिल्ली अवकाश से वापस उनको इधर आना है। अब इसमें से निकल के आए, जो सुरंग बनी, रास्ता बना, 2 प्रोटॉन जब इसमें से निकल के इधर आते हैं तो एक ATP बनता। तो 6 प्रोटॉन जब निकल के आएंगे, कितने ATP बन जाएंगे? 3। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि NADH2 बराबर है 3 ATP के। और FADH2, इसके जब इलेक्ट्रॉन जब डाउन द ग्रेडियंट आए हैं इधर, तो FADH2 के इलेक्ट्रॉन के नीचे आने से 4 प्रोटॉन इधर आए, 4। अब वो 4 प्रोटॉन जब इधर आएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे कि 2 ATP बन जाए, क्योंकि 2 प्रोटॉन जब इसमें से निकल के F0 F1 ATP सिंथेटेज से निकल के अंतर झिल्ली अवकाश से स्ट्रोमा की तरफ आते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस अधात्री की तरफ आते हैं, तो 2 प्रोटॉन के मूवमेंट से 1 ATP बनता है। FADH2 ने 4 प्रोटॉन इधर पटक दिए हैं, तो 4 प्रोटॉन जब निकल के इधर आएंगे, किधर से किधर, अंतर झिल्ली अवकाश से निकल के इधर आएंगे हमारे अधात्री की तरफ, तब उसकी वजह से 2 ATP बनेंगे। इसलिए FADH2 का मॉलिक्यूल बराबर है 2 ATP के और NADH2 का मॉलिक्यूल बराबर है 3 ATP के। ओके,
जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से एक भाग से दूसरे भाग तक, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक, कॉम्प्लेक्स 1 क्या, NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 क्या, कॉम्प्लेक्स 2 हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 क्या, साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये 1 से 4 तक गुजरते हैं, तब ATP सिंथेटेज से युग्मित होकर ADP व कार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP के अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, NADH2 FADH2। NADH2 के एक अणु के ऑक्सीडेशन से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 के एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। अभी आपको ये बात समझाई, थोड़ी डिटेल में समझाई कि उसके एक अणु के इलेक्ट्रॉन की वजह से 6 प्रोटॉन इधर आए हैं NADH2 के, और FADH2 के इलेक्ट्रॉन के डाउन द ग्रेडियंट मूव होने से 4 प्रोटॉन इधर आए। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो ये NADH2 से बनेंगे 3 ATP और FADH2 से बनेंगे 2 ATP। किन कंडीशन में, जब ये रेस्पिरेशन जो हो रहा है, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा, तो ये प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका लिमिटेड है, सीमित है। क्या है भूमिका, कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फाइनल एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन आए डाउन द ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया किसने, फाइनली रिसीव किया ऑक्सीजन ने। प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से ले लिए और इसने बना दिया वाटर। ऑक्सीजन प्रोटॉन बाहर से लिए, यहाँ पे क्या है हमारा स्ट्रोमा, ग्राउंड सब्सटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा हम लोग क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज़ करते हैं टर्म, और मैट्रिक्स यूज़ करते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो मैट्रिक्स से, अधात्री से इसने क्या ले लिया है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये जो हमारे साइटोक्रोम C ने फाइनली इसको दे दिया, साइटोक्रोम C ने दिया कॉपर को, कॉपर से A3 से आ गए किस पे, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई वाटर में। ठीक, क्लियर। मेरे ख्याल से अब आपको जितनी बातें ATS के बारे में पता होनी चाहिए, सारा डिस्कशन यहाँ पे हो गया। तो अंतिम चरण में भूमिका है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति एरोबिक रेस्पिरेशन में वेरी इसेंशियल, वेरी क्रूशियल है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। क्योंकि फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन कह लीजिए एक्सेप्टर यही है, पूरी प्रक्रिया को संचालित यही कर रहा। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। ये अंडरलाइन करिए, भूमिका अंतिम चरण तक सीमित है, ये अंडरलाइन करिए। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित है, यही अंतिम ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है, अंडरलाइन करिए। प्रकाश फास्फोरिलेशन के विपरीत, जहाँ प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके फास्फोरिलेशन होता है, ये हमारा फोटोफास्फोरिलेशन में प्रोटीन प्रवणता जो बनी थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो किसकी वजह से बनी थी, प्रकाश ऊर्जा की वजह से बनी थी, और तब उसका इस्तेमाल कर लिया गया था ATP जनरेशन के लिए, सिंथेसिस ऑफ ATP, फास्फोरिलीकरण के लिए। सांस में, श्वसन में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। तो रेस्पिरेशन में इस प्रक्रिया के लिए ATP सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी कौन दे रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। जब भी A+B C+D इस केमिकल रिएक्शन में इफ़ A गेट रिड्यूस्ड देन B गेट ऑक्सीडाइज्ड। एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा। ठीक है जी। तो सांस लेने की प्रक्रिया में, श्वसन की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अपचयन द्वारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को हम ऑक्सीकारी फास्फोरिलेशन कहते हैं। इसलिए इस तरह से बना फास्फोरिलेशन के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और वहाँ पे टर्म यूज़ किया है फोटोफास्फोरिलेशन। तो फोटोफास्फोरिलेशन में सोलर एनर्जी और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में
एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके हुआ है निर्माण एटीपी का। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहले वर्णित है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 F1 से बना होता है। F0 इसमें पूरी तरह से धंसा, F1 बाहर की तरफ निकला। F1 शीर्ष परिधि झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। F1 शीर्ष परिधि झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अकार्बनिक फॉस्फेट तथा ADP से एटीपी का निर्माण होता है। जहां पर अकार्बनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ATP की सहायता से ATP का निर्माण होगा। वैद्युत रसायन प्रोटीन प्रवणता के फलस्वरूप 4 प्रोटॉन आयन अंतःझिल्ली अवकाश से F0 में होकर अधातु की तरफ गति करता है, जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन प्रवणता के फलस्वरूप 4 आयन अंतःझिल्ली अवकाश से F0 में होकर अधातु की ओर गति करते हैं, जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। प्रोटीन प्रवणता के अनुसार ये इन्होंने यहाँ पे 2021 ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है, इन्होंने इस बार इसको रिवाइज कर दिया है। पहले की बुक में लिखा रहता था कि 2 प्रोटॉन जब इधर आते हैं तब इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में भी बने 2 हैं, ये ATP का संश्लेषण हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया है वैद्युत रसायन प्रोटीन प्रवणता के फलस्वरूप 4 प्रोटॉन आयन अंतःझिल्ली अवकाश से F0 से होकर धातु की ओर गति करते हैं, जिससे एक ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो 4 से 1 दिखा रहा। अब ये जो इनका डायग्राम है वो जस्टिफाई हो जाएगा। वो जस्टिफाई ऐसे हो जाएगा, अब आप बात समझो कि इसके हिसाब से जब NaDH2 के आए ये नीचे तो कितने प्रोटॉन इधर मूव हो गए हैं, इनके हिसाब से 12 हो गए। 4 4 8 2 10 हो गए। तो ये 3 का निर्माण करेगा और ये 6 इनके हिसाब से FADH2 के 6। ठीक, थोड़ी सी बात यहाँ समझो आप। इनके हिसाब से जो लेटेस्ट इन्होंने वर्जन दिया है ये 2021 में कि 10 आपके प्रोटॉन मूव हो गए, 2 4 और ये ऊपर वाले 4, ये वाले नीचे 2 और NaDH2 की वजह से, और 10 प्रोटॉन और उस वाले FADH2 की वजह से ये वाला तो चैनल बाईपास हो गया। पहला कॉम्प्लेक्स उसने छुआ ही नहीं, उसने दूसरे को दिया और दूसरे से तीसरे, तो पहले वाला गेट तो FADH2 यूज़ ही नहीं करता, तो FADH2 की वजह से 6। अब ये 4 से बता रहा है कितने निर्माण हो जाएगा ATP का 1, तो ये 10 से आपके 2.5 और इससे आपके 1.5, लेकिन वो क्या 3 और 2 याद रख लीजिए आप राउंड फिगर में, 3 ATP और 2 ATP। आपने क्या याद रखना, कंफ्यूज ना हो यार, सीधी सी बात ये याद रखो 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो। कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर की क्या खासियत है, ये याद रखो। सीरीज़ याद रखो, यही पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा जाता है अगर इससे पूछा जाएगा आपको तो चलिए यहाँ पे आके आपका ETS ख़त्म। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाएं ताकि आप लोग के फंडे और क्लियर हो जाएं। जी, ETS से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब। इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से किस भाग में मौजूद है। ETS कहाँ पे सिचुएटेड है, आंतरिक झिल्ली पे, आंतरिक झिल्ली पे सिचुएटेड है ETS हमारी। अगला क्वेश्चन पे आइए, ATP संश्लेषण में ETS में इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा FMN, FMN से FES, FES से
यूबिक्विनोन से कौन, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A3। तो BC1CA3, साइटोक्रोम BC1CA3, इस वाले को टिक कर लीजिए आप। ठीक है, अभी तो डिस्कस किया हम लोगों ने, सीरीज याद रख लीजिएगा, बोला मैंने। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता। आगे चलिए, सही विकल्प है बी, ये तो समझा ही दिया आपको सही विकल्प क्या। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल साइटोक्रोम जिम्मेदार है। तो साइटोक्रोम C लेके आया है, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में उसने किसको दिया, कॉपर को, कॉपर ने दिया साइटोक्रोम A को, और A ने दिया A3 को, A3 ने दिया कॉपर को, कॉपर ने दिया किसको, ऑक्सीजन को। तो कॉपर तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो आपको A3 चुन लेना चाहिए। A3 हमारा साइटोक्रोम A और फिर A3, तो A3 को टिक लगा लीजिए कि A3 ने दे दिया किसको, ऑक्सीजन को। ठीक, आ रही बात समझ में। चलिए अगले पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा ETS का पहला कॉम्प्लेक्स है। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, साइटोक्रोम BC1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, NADH डिहाइड्रोजिनेस, पहला कॉम्प्लेक्स। ETS का कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। तो साइटोक्रोम BC1 को टिक लगा लीजिए। आगे चलिए, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, टिक लगा लीजिए। आगे चलिए, यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन किसको स्थानांतरित करता। तो यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता किसको, साइटोक्रोम BC1 को। साइटोक्रोम BC1 की सहायता से किसको, साइटोक्रोम C को। तो साइटोक्रोम C लगा लीजिए, क्योंकि BC1 यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन, आपकी बुक में दे रखा, यूबिक्विनोन पासेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया BC1। तो साइटोक्रोम C को ये देता, टिक लगा लीजिए। आगे बढ़िए, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कोशिका के किस भाग में होता है, किस भाग में होता है भैया, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट तो हटा ही दो, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। साइटोक्रोम उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। हाँ जी, क्रिस्टी में, क्रिस्टी वही अंदरूनी झिल्ली के मुड़ाव अंदर की तरफ, क्रिस्टी। एटीपी सिंथेस द्वारा एटीपी संश्लेषण किसकी गति द्वारा होता है, किसकी गति के द्वारा, प्रोटॉन की। प्रोटॉन जब मूव होते हैं, ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, प्रोटीन प्रवणता, प्रोटॉन प्रवणता तब बनता है। निम्न में से ग्लूकोज ऑक्सीकरण के कौन से उत्पाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए आवश्यक है। तो कौन से उत्पाद, NADH2 और FADH2, NADH और FADH2 कर लीजिए टिक। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के लिए सही है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें कॉपर के 2 सेंटर हैं, और साइटोक्रोम A3 है। तो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन को। सही, यह साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को लेता है। हाँ जी, साइटोक्रोम C से लेता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन पंप करता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन, सबसे आखिरी वाला देखिए 2 प्रोटॉन इधर आते दिखाए हैं, ये बात भी सही है। 4 ऊपर दिखाए, 4 दिखाए, 2 दिखाए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन इधर की तरफ पंप कर देगा। ठीक है, उपरोक्त सभी को टिक लगा लीजिए। आगे बढ़िए, श्वसन श्रृंखला में अंतिम टर्मिनल साइटोक्रोम कौन सा, साइटोक्रोम हमारा A3 है, साइटोक्रोम A3 आखिरी है। आयरन को ये छोड़, कौन सा तत्व साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का घटक है। 2 कॉपर सेंटर होते हैं, तांबा, 2 कॉपर सेंटर हैं, कौन सा घटक, कौन सा तत्व घटक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। योर आंसर इज कॉपर। श्वसन में ETS के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता कौन है, ऑक्सीजन। अंतिम
इलेक्ट्रॉन, फाइनली इलेक्ट्रॉन किसने स्वीकार की है? ऑक्सीजन ने। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ईटीएस में मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाहक कौन है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाहक है हमारा यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी, ये दोनों ही मोबाइल हैं। यूबिक्विनोन भी मोबाइल है। यूबिक्विनोन को हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये आपकी बुक में दी नहीं रही, ये एम्स वगैरह में खूब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूबिक्विनोन हमारा मोबाइल है और साइटोक्रोम सी हमारा मोबाइल है। दो ऐसे हैं जो अपनी जगह बदल सकते हैं, गतिमान इधर से उधर रहते हैं। यूबिक्विनोन को हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं। तो कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी ये आपके मोबाइल है। तो यहाँ पे आके आपका ईटीएस ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल से अगर ये लेक्चर आपने पूरा मेरा ध्यान से देखा है, बत्ती जला के दिमाग की, कुछ कमरे की नहीं, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आया कर लोगे आप, ठीक। तो आखिरी में आके फिर वही कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, बने रहो मेरे साथ, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे होर की। तो वीर जी तुसी लाइक कर लो तो मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ब्रेक के बाद, इंजॉय करिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।